हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं वरुण और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, है ना। इन 1897 J.J. Thomson discovered electron as a constituent of atom. He determined that an electron had a negative charge and had very little mass as compared to that of atom. Since an atom was found to be electrically neutral, it was inferred that some source of positive charge must be present in the atom. This soon led the experiment discovery of the proton, which is positively charged subatomic particle. Proton was found approximately 1840 times heavier than the electron. Further experiment revealed that the atomic masses were more than that expected from the presence of just protons and electrons in the atom. For example, mass of helium atom was expected to be double that the hydrogen atom. This suggested the presence of neutral particle with mass comparable to that of proton in the atom. Sir James Chadwick in 1932 discovered this neutral particle and called it neutron subsequently. तो जैसा कि अभी ये सब मैंने पढ़ा, 1897 में J.J. थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया था और उन्होंने ये पाया था कि उसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये बहुत ही छोटा, इसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। एटम के अंदर ये पाया जाता है क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, है ना। तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जब आगे बढ़ा तो जो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके प्रोटॉन को ढूंढा, है ना। तो प्रोटॉन जो पाया गया वो 1840 टाइम्स हैवियर निकला इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। और फिर जब ये इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट जब ये आगे बढ़ा तो उसके बाद पाया गया कि इसके अंदर जो हमारे एक और थे सर जेम्स चैडविक ने इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसको उन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल कहा था की खोज की थी, जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन कहा था। तो जैसे 3 पार्टिकल ढूंढे गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके सिंबल है इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। और इसके जो मास है ये है इलेक्ट्रॉन का 9.10938 इंटू में 10 की पावर -31। ऐसे प्रोटॉन का 1.672623 इंटू में 10 की पावर -27 और न्यूट्रॉन का 1.674928 इंटू में 10 की पावर -27। और इसका जो चार्ज है ये आप देख सकते हैं -1.602 177 इंटू 10 की पावर -19। और इसका है प्रोटॉन का 1.602 177 इंटू में 10 की पावर -19। दोनों का सेम है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है इसलिए माइनस में है। न्यूट्रॉन 0 और रिलेटिव चार्ज इसका होता है इलेक्ट्रॉन का -1 और प्रोटॉन का होता है +1। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट। हर किसी एलिमेंट के अंदर जो भी एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। मास नंबर का था, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी जो एक एटम के अंदर जितने भी हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उसको हम मास नंबर कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। जो जैसे हमने अभी प्रोटॉन बताया था कि प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन हम फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा हमारा। जैसे न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर के, ठीक है। अर्लियर मॉडल, जो हमारे पुराने जो स्टार्टिंग के जो मॉडल थे, वंस इट इस्टेब्लिश दैट द एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल द साइंटिस्ट मोर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब ये फाइंड हो गया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, तो जो साइंटिस्ट ने ये खोजना चालू कर दिया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है। ए नंबर ऑफ मॉडल हैव बीन प्रपोज फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए गए थे
इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए एटम के। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ मॉडल वॉज मेड बाय जे थॉमसन। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए जो भी पहला जो मॉडल बना था वो जे थॉमसन ने बनाया था। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये इसके ऊपर बेस्ड है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर। इसके अंदर हमें करना है क्या है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। जब भी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता है तो इसमें जो नीचे वाला होता है ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं मास नंबर। ठीक है, इसके मदद से हम जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो हमारा जो प्रोटॉन है वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा कितने, 8। ठीक है, अब हमारे जो हम जानते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है हमारा, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करके। मास नंबर कितना हमारा 17। पहले हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 17 माइनस 8, तो ये हमारा कितना आ गया 9। ठीक है, अब इसी टाइप से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये है हमारा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है हमारे 80, क्योंकि हमारा एटॉमिक मास 80 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी हमारे 80 हो जाएंगे, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 199 माइनस 80, ये हो गया 119। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो अब देखते हैं थॉमसन्स मॉडल, जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, थॉमसन्स मॉडल तो है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्चार्ज ट्यूब, Thomson proposed that the atom could be considered as a large positively charged body with a number of small negative charge, electrons scattered through it. The model was called as Pulm-Pudding model of an atom, जो कि ऐसा दिखता था। The electron represent the pulp is the pudding made of positive charge. It's sometimes called as the watermelon model. In this, the juicy pulp of the watermelon represent the positive charge and seeds represent the negative charge. तो थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, थॉमसन ने कहा था कि जो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने डिस्चार्ज ट्यूब पे मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के बेस पे उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो एक लार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह कंसिडर किए जाएंगे, और जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज हैं जैसे वो इलेक्ट्रॉन कह जाएंगे, है ना। उसने इस मॉडल का नाम दिया था पल्म प्यूडिंग मॉडल, है ना। पल्प यानी बेर जैसा है ना, बेर का रस जैसा। तो उसने इस जो पल्म प्यूडिंग मॉडल था इसको उसने वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, है ना। उसके अंदर जो भी हमारा रसीला जो पदार्थ होता है उसको उसने एक पॉजिटिव चार्ज जैसा माना था, और जो उसके सीड था उसको उसने इलेक्ट्रॉन जैसे रिप्रेजेंट किया था। अब आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एम क्या था। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एम यही था कि जो थॉमसन ने जो भी जो मॉडल तैयार किया था उसको टेस्ट कर रहा था, यानी उसको टेस्ट करना था। यानी जैसे इसमें भी देख सकते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एज प्रोवाइडेड बाय थॉमसन। ये जो रदरफोर्ड है इन्होंने जो थॉमसन ने जो भी बनाया था एक्सपेरिमेंट, है ना, उसको टेस्ट करने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो टेस्ट करने के लिए जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या फिर एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। In this experiment, a beam of fast moving alpha particles, positively charged helium ions, was passed away a very thin foil of gold. He expected that the particles would just pass through the gold foil and could be detected by a photographic plate, but the actual result of experiment were quite surprising. ये पूरा नहीं हुआ, पहले इसे इतना समझ लेते हैं कि उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लगाई थी और उसके आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉयल से पास हो जाएंगे, है ना। लेकिन
जो हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो कुछ अलग था, यानी सरप्राइजिंग था थोड़ा सा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिड पास थ्रू दी फॉइल बट अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ्स। यानी कि ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल जो उसमें से जो उन्होंने एक बीम ऑफ लाइट दी थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स उस फॉइल से पास हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ मतलब डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है, कुछ कुछ एंगल पे। सम ऑफ डिफ्लेक्टेड स्लाइटली वेयर अ फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, कुछ थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ ज़्यादा लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए थे। एंड अबाउट 1 in 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल सफर्ड अ रिबाउंड, लेकिन लगभग एक ही पार्टिकल ऐसा था 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से जो वहाँ से टकरा के वापस आया था स्ट्रेट एंगल पे। अब ये इसी का पार्ट है। रिजल्ट लेट रदरफोर्ड टू कंक्लूड दैट, वो रिजल्ट जो रदरफोर्ड को समझ में आए थे और उसने समझाए थे, द एटम कंटेन सम डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम दैट ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस। All the positive charge of the atom and most of its mass was contained in the nucleus. The rest of the atom would be empty space which contained the much smaller and negatively charged electrons. उसने समझा था कि जो एटम है वो कंटेन करते हैं कुछ डेंस और पॉजिटिव चार्ज लोकेशन को कंटेन करते हैं, जो कि एटम के सेंटर में होती है, और उसने उसको न्यूक्लियस कहा था, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, है ना, एंड मोस्ट ऑफ इट्स मास वॉज कंटेन इन द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसका मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। द रेस्ट ऑफ द एटम वुड बी एम्प्टी स्पेस विच कंटेन द मच स्मॉलर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। उसने कहा कि ये जो बाकी जो मतलब एटम्स रह गए थे, है ना, वो या तो खाली स्पेस के होंगे या फिर उनके अंदर जो बहुत ही कम चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जिसको उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गए उसके फ़ायदे से थोड़े से, है ना, और ये ड्रॉबैक्स है कि उसका मतलब जो मॉडल था, है ना, उसके खराबी क्या थी। हाउएवर देयर वाज अ प्रॉब्लम with the Rutherford's model. According to the Maxwell's theory of electromagnetic radiation, a charged particle undergoing acceleration would continuously emit radiation. Since the electron in the atom is also a charged particle and is under acceleration, it is expected to continuously lose energy. As a consequence, the electron moving around the nucleus would approach the nucleus by a spiral path and the atom would collapse. However, since it does not happen, we can say that the Rutherford model failed to explain stability of atom. ये जो है इसका रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक है, वो मेन ड्रॉबैक ये है कि वो जो है अपने जो क्या कहते हैं एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो है ना। अब जैसे ही पेपर में आए 1 नंबर में आ जाए 2 नंबर में आ जाए, तो आप ये भी लिख सकते हो कि द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वॉज दैट ही वॉज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। लेकिन अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है तो आप थोड़ा बड़ा करके ऐसे लिख सकते हैं उसको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है एक तरह की एनर्जी होती है जो कि स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रांसमिट की जाती है, और ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, और इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेक्स्ट टॉपिक है। तो 3 तरह ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैरामीटर है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो एम्पलीट्यूड क्या है, और एक और होता है वेलोसिटी, ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पर समझा दूंगा। एम्पलीट्यूड, दिस रेफर्स टू दी मैक्सिमम हाइट टू विच द वेव ऑसिलेट्स, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जिससे वेव ऑसिलेट करता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे। वेव लेंथ, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव क्रेस्ट और वेव
थ्रू इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, ठीक है, जैसे कि लैम्डा बनाते हैं उल्टा वाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट और वेव थ्रो that pass through a given point per second. It is represented as a letter, Greek letter nu, v लिखते हैं इसको, ठीक है, v। wave number, it equals to the number of wave per unit length. It is denoted as v bar, nu bar, ठीक है, nu bar के नाम से न्यू बार कह सकते हैं इसको हम, है ना, v पे बार लगाते हैं न्यू बार, है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं v इक्वल्स टू 1/λ, ठीक है। ये एक जैसे मैंने बताया था भी, एक और होता है वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब जैसे आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा, मैं क्रेस्ट बोल रहा हूँ, थ्रो बोल रहा हूँ, है ना, तो वो क्या होता है, तो क्रेस्ट और थ्रो वो होता है जैसे ये वेव जा रहा है, तो इस वेव के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसे हम क्रेस्ट कह सकते हैं, थ्रो कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। बोर्स मॉडल, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो बताता हूँ मैं। द मेन पोस्टुलेट ऑफ द बोर्स मॉडल आर द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन a definite circular path called as stationary orbit or stationary state around a central stationary nucleus. The electron can change their orbit by absorbing or emitting the photon energy, जिसको जो इक्वल होती है -hi के, is equal to the difference of the energies of the orbit. The angular momentum of an electron is quantized, है ना। जो पोस्टुलेट है इसके कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं या स्टेशनरी स्टेट अराउंड कह सकते हैं, जो कि होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रल स्टेशनरी न्यूक्लियस होता है ना, उसके अराउंड में चारों ओर चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज, ये इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को चेंज कर सकता है बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग द फोटोन एनर्जी, ठीक है। फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करके ये अपने जो है ऑर्बिट चेंज कर सकता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्वांटिसाइज होता है, ठीक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी नेक्स्ट टॉपिक है। वेव पार्टिकल रेफर्स टू द फैक्ट दैट लाइट एंड द मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कुड बिहेव समटाइम्स एज पार्टिकल एंड एज द वेव एट द अदर टाइम। वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या कहता है? वेव पार्टिकल डुअलिटी कहता है कि किसी एक फैक्ट को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट और मटेरियल्स पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो कभी कभी एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं और कभी कभी एज अ वेव बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये लुइस डी ब्रोगली, इन्होंने ये यंग फिजिस्ट थे, 1923 में इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो लाइट पार्टिकल है वो लाइट पार्टिकल जो है वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जो वाई शुड पार्टिकल ऑफ मैटर जैसे कि इलेक्ट्रॉन नॉट पोसेस वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जो ये पार्टिकल ऑफ मैटर है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्यों, इसका जो वेव की तरह कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है? वेव की तरह ये बिहेव तो करता है लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है? इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ना। He proposed that matter particle should indeed have a wave nature and said that a particle of mass m moving with a velocity v has an associated wavelength, sometimes called de Broglie wavelength, given by the formula, ठीक है। इन्होंने 1923 में बताया था ये, है ना, और उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टिकल है वो इंडीड उनके उसमें एक वेव नेचर होना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, वो एम मास से मूव कर रहा है और वेलोसिटी उसकी वी है और उसकी कोई वेवलेंथ है ना, तो उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया था ये, या तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जैसे कि हम जानते हैं एम वी जो होता है वो हमारा होता है मोमेंटम, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, अगर हम ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो हमारे दोनों तरह से करेक्ट है। इसके ऊपर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिसका जैसे मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा और एक आपको मतलब ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, है ना। जैसे यहाँ लिखा है वेयर पी इक्वल टू एम वी, जो एम वी है वो हमारा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया डी ब्रोगली पे हमारे कुछ वो भी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो जैसे ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अ क्रिकेट बॉल वेटिंग 380 ग्राम थ्रो एट द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और जो मास ऑफ क्रिकेट बॉल दे रखा है 380 ग्राम में दे रखा है, हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.38 किलोग्राम। ठीक है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी है वो 140 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा। ठीक है, अब जो हमारा वेवलेंथ जो एसोसिएट है क्रिकेट बॉल की, उसका हम फॉर्मूला आएंगे तो लैम्डा इक्वल टू h/mv। एच की वैल्यू हमेशा ये होती है 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और m और v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द इलेक्ट्रॉन शो wave nature, then a beam of these electrons is expected to show diffraction, which is a property of waves. In 1927, G.P. Thomson and C.J. Davison demonstrated the diffraction of electron waves by the crystal lattice of nickel. Thus, electrons also shown a dual nature. This is sometimes these show particles nature, while at sometimes other time they show wave nature. जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि वेव ये दो तरह के जो भी हमारा जो पार्टिकल्स है वो दो तरह के नेचर में होता है, या तो कभी वो एज अ पार्टिकल नेचर में होगा या तो कभी हमारा वेव नेचर में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई थी जो 1927 में G.P. थॉमसन और C.J. डेविसन है, उन्होंने एक डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, है ना। और जैसे ये आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस मतलब किस टॉपिक पे बना था, तो ये है लैटिस ऑफ निकल। ठीक है, लैटिस ऑफ निकल, क्रिस्टल लैटिस ऑफ निकल। ठीक है, इस मुद्दे पे जो है ये हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स के जो हुई थी वो खोज हुई थी। ठीक है, इसमें और इसी से पता लगा था जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये हमारा डुअल नेचर का है, ये कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वेव्स की तरह बिहेव करता है। जैसे कि भी मैंने आपको बोला था डी ब्रोगली लॉ पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और एक न्यूमेरिकल मैंने भी आपको करके भी दिखाया है, तो ऐसे ही मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। कंप्यूट द डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो है 9.1 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम। बहुत ईजी है, आप करके देखना, हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिमिल्टेनियसली मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये पता लगता है कि जो हमारा ये कि जो एक ही टाइम पे हम दोनों पोजीशन और मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन की वो एक्यूरेट हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी मे स्टेट दैट मोर एक्यूरेटली यू मेजर अ पार्टिकल्स पोजीशन, है ना। सिंपल वर्ड में कहें तो हम मोर एक्यूरेटली हम पार्टिकल पोजीशन पता लगा सकते हैं, लेकिन द लेस एक्यूरेटली यू आर एबल टू मेजर इट्स मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो लेस एक्यूरेटली आप ये इसका जो मेजर मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, है ना, और वाइस वर्सा। मैथमेटिकली द हेज़नबर्ग प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। मैथमेटिकली जो हेज़नबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है AX AP ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 पाई, जहाँ पे AX और AP जो है ये अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, पोजीशन और मोमेंटम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स जो होती हैं ऑर्बिटल की वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। S ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है, D ऑर्बिटल होता है। S ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्पेरिकल होती है, P ऑर्बिटल की डम्बेल शेप्ड होती है और D ऑर्बिटल की कवर लीफ शेप्ड होती है। बेसिकली ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ ए 2S ऑर्बिटल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए 1S ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2S ऑर्बिटल शेप स्फेरिकल इन शेप। 2S के जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, एज सिमिलर टू दी 1S ऑर्बिटल। जो 1S ऑर्बिटल की होती है उसके सिमिलर ही होती है। हाउएवर देयर आर 2 डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 डिफरेंस है। फर्स्टली 2S ऑर्बिटल इज़ बिगर, 2S ऑर्बिटल जो है वो बिगर होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू 1S ऑर्बिटल, 1S ऑर्बिटल के कंपेयर में। सेकेंडली 2S ऑर्बिटल कंसिस्ट ए स्फेरिकल नोड। 2S जो होता है 2S ऑर्बिटल जो है उसकी स्फेरिकल नोड होती है। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो पूछता है, इसमें ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत इसके बारे में बहुत पढ़ लिया कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास घूमता रहता है ना, डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट साइज होती है जैसे ऑर्बिट की, जैसे ये बताई थी मैंने, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। जो मेन आंसर जो है इसका, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, पॉली प्रिंसिपल। पॉली प्रिंसिपल क्या होता है, ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है क्वेश्चन पेपर में, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल कंसर्न द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द पॉली प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ज़्यादातर ये 1 या 2 नंबर में आता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पॉली का जो प्रिंसिपल है उससे हमें ये पता लगता है कि जो एक एटम के अंदर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो है सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जो भी 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं उनमें से कोई सा भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अफ्ताबू प्रिंसिपल। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अभी आपको बताऊंगा। Aftabu principle states that the electron in an atom are filled in the increasing order of their energies determined by the n plus L rule. There are two n plus 1 rules are. An orbital with a lower value for n plus L is filled first. It is the value of n plus L is if the value if है यहाँ पे शायद, हाँ if the value of n plus L is same for both, then the orbital with lower value of n is filled first। ठीक है, अफ्ताबू प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर वो फिल्ड होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। ठीक है, और जो ये किस रूल्स होंगे, n प्लस एल रूल होता है ना, उसके बेस पे होंगे। तो इसमें 2 रूल होते हैं, एन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू फॉर n प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट। जो n प्लस एल की जो क्या कहते हैं लोअर वैल्यू होगी ना, ऑर्बिटल यानी L जो होता है यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल होता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, S, P और D जो ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं, है ना, ये वही होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर स्मॉल वैल्यू होगी, है ना, तो वो फर्स्ट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वही फील्ड होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम फॉर बोथ, देन द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। अगर n प्लस एल की जो वैल्यू होती है ना, दोनों में सेम होती है ना, तो जो n की वैल्यू जिसमें छोटी होगी वही जाएगा फर्स्ट वही फील्ड होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम ये वाला देख लेते हैं 3D और 4s, है ना। इससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, जहाँ पे भी s आएगा, s की वैल्यू को हम 0 रखेंगे, p की वैल्यू को 1 रखेंगे, d की वैल्यू को 2 रखेंगे। ठीक है, अब पहले ये वाला कर लेते हैं 3D और 4s। ठीक है, अब यहाँ पे 3D के लिए क्या करेंगे हम, 3D के लिए यहाँ पे होगा n प्लस एल। ठीक है, तो n प्लस एल के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है जो हमें दे रखी है। ठीक है, 3, और l की जगह जो हमें d दे रखा है, तो d की वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है, 3 प्लस 2 5। ठीक है, और 4s, है ना, n प्लस एल। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4, l की वैल्यू क्या है s की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे जो देखिए l की वैल्यू कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है 4s की, तो यहाँ पे लिख देंगे 4s विल फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2p और 3 और 3s, है ना। अब इस वाले में थोड़ा सा आप कोशिश करना है कि आप कर सको। ठीक है, n प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे हो गई इसकी वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 हो गई, और l यहाँ पे d है, d की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे है 3s ना, अब ये 3 n प्लस एल, यहाँ पे 3
एस की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पे पी है ना, ये पी है ना, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे एस है, एस की वैल्यू हो गई 0, एस की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे हो गए 4, और यहाँ पे ये 2 है ना, यार मैंने क्या कर दिया, गलत हो गया थोड़ा, ठीक हो गया 2 + 1, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पहले जाएगी, यहाँ पे तो 1 है और ये 0 है, तो कौन सी जाएगी, है ना। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको एक बार पढ़ लीजिए क्या था, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा, आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये जाएगा 3s विल बी फिल फर्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने भी इसमें बताया था कि जो n+l जो है वो अगर उसकी वैल्यू अगर सेम आती है, दोनों के लिए सेम आती है ना, तो जो हमारा जो ऑर्बिटल वैल्यू है n की, है ना, n जो हमारी ऑर्बिटल वैल्यू है, ऑर्बिटल वैल्यू के साथ जो हमारे वैल्यू ऑफ n है वो फिल्ड फर्स्ट होगी, है ना, वो जो अगर छोटी होगी। तो इसमें से देखिए दोनों का आंसर जो है वो 3 आ रहे हैं, तो इनमें से n की वैल्यू किसकी छोटी है, 2p की, तो यहाँ लिखेंगे 2p विल फिल्ड फर्स्ट। तो इसी के साथ आपका आज का चैप्टर ख़त्म होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसको शेयर करें ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।